welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी जिसमें हमने दो चैप्टर किए थे। एक हमारे पास था ESR या फिर कहें EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और सेकंड चैप्टर था मोस्ट बोरर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज इसके हम कुछ PYQ यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी साथ में हेटेरोन्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ PYQ यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। जो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है ये सारे के सारे CSI नेट में पूछे गए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे CSI नेट में नहीं आया हो। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है द टोटल नंबर ऑफ लाइंस एक्सपेक्टेड इन द EPR स्पेक्ट्रम ऑफ ए हाई स्पिन मैग्नीज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये स्पिन हमें गिवन है, ये मैग्नीज का हमारे पास स्पिन है 5/2 एंड यानी कि नाइट्रोजन का स्पिन है 1, फॉर विच द सिमेट्रिक डायग्राम इज शोन बिलो। ये हमें एक डायग्राम गिवन है और यहाँ से हमें नंबर ऑफ लाइन से कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ लाइन कितनी होंगी? नंबर ऑफ लाइंस के लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 2n1i1 + 1, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 2ni + 1, बट यहाँ पे हमारे पास मैग्नीज भी है साथ में नाइट्रोजन भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2n1i1 + 1 2n2i2 + 1, ऐसे हम आगे लिखते जाएंगे। यहाँ पे हम किन किन का चेक करेंगे। सबसे पहले वो देखो मैग्नीज का, ठीक है, मैग्नीज के हम देखेंगे। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होगा 16 होगा, और जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करते, उसके नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि इनका आई क्या होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इनको हम काउंट नहीं करेंगे, बट इसके साथ लगे जो प्रोटॉन है उनको हम देखेंगे। तो यहाँ के दोनों हमारे कितने हैं 4 प्रोटॉन है, इनको हम देखेंगे। इधर हमारे पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का हम चेक करेंगे यहाँ पे, बट नाइट्रोजन के साथ लगे हाइड्रोजन को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। ये हमने ड्रैगो रूल में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ड्रैगो रूल बताया था हमने कि यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे पास नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होंगे, यानी कि ऑक्सीजन हमारा नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 4 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। बट इसके साथ लगे प्रोटॉन को हम देखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन के साथ यानी कि जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होगा यदि हम उसको ले रहे हैं तो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के साथ लगे प्रोटॉन को यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे। तब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस हमें कैलकुलेट करें। सबसे पहले मैग्नीज की बात करें तो एक ही मैग्नीज है, 2 × 1 × I की वैल्यू कितनी है मैग्नीज में स्पिन की 5/2 + 1। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास 4 है, नाइट्रोजन का I होगा 1 + 1। अब हम प्रोटॉन की बात करेंगे जो ऑक्सीजन के साथ लगे। कितने प्रोटॉन है 4 प्रोटॉन है, और इन चारों के चारों प्रोटॉन का इन्वायरमेंट सेम होगा, केमिकल इक्विवेलेंट होंगे, सेम सिग्नल देंगे, इसलिए इन चारों का इकट्ठा निकालेंगे यहाँ से 2 × 4 × और प्रोटॉन का स्पिन होता है 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 5 1 6 × 8 और 1 9 × 4 1 5, ठीक है, 6 5 30 और 30 और 9 270। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस होंगे 270, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी थी, तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था 2ni + 1 की यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लाइंस होंगी। यदि हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करने होते सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसके लिए नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, तो वहां पे हम जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हम नंबर ऑफ लाइंस वहां पे बता देते हैं। वो सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट होता है। अब यहाँ पे हमने ड्रैगो रूल लगाया, ड्रैगो रूल लगाने के बाद हमें पता चला कि हमें किसका यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस देखेंगे, किसके यहाँ पे नहीं देखेंगे, वो सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द EPR स्पेक्ट्रम ऑफ IN यानी कि इंडियम S3 रेडिकल यहाँ पे है गिवन। इंडियम का हमारे पास जो स्पिन होगा वो है 9/2 और हाइड्रोजन का होगा 1/2 इज कंप्राइज ऑफ। ये हमारे पास कुछ ऑप्शन गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखिए, ये देखो हमसे पूछा क्या गया है
10 lines of equal intensity where each line further splits into 4 lines with intensity। ये जो इंटेंसिटी बता रखी है, ये इंटेंसिटी कैसे बताते हैं? इंटेंसिटी हमने जैसे कि एनएमआर स्पेक्ट्रो में हमने इंटेंसिटी बताई थी पास्कल इंटेंसिटी रेशियो से। अब यहाँ पे हमने ईपीआर में बताया था एक तो पास्कल इंटेंसिटी रेशियो, दूसरा हमारा नॉन पास्कल इंटेंसिटी, ठीक है, ये हमने बताया था, उन्हीं से ये इंटेंसिटी रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर ऑफ लाइंस चेक करेंगे, उसके बाद की बात करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। तो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे कितनी होंगी वो देखो। यदि नंबर ऑफ लाइंस सबसे पहले हम इंडियम के लिए देखें कितना यहाँ पे एक ही है, तो 2 इंटू 1 इंटू आई यहाँ पे कितना है 9/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 9 1 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे इंडियम कितनी लाइंस देगा? नंबर ऑफ लाइंस 10 लाइंस देगा। अब हम प्रोटोन की बात करें तो प्रोटोन यहाँ पे देगा हमारे कितने प्रोटोन है? 3 प्रोटोन है। 2 इंटू 3 इंटू 1/2 इसका स्पिन होगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 4 होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस हमें 10 देखने को मिलेंगी, इक्वल इंटेंसिटी होगी यहाँ पे, ठीक है, 10 लाइंस देखने को मिलेंगी और ये 10 लाइंस होंगी फर्दर स्प्लिट करेंगे इन 4 लाइंस में। 10 लाइन फर्दर स्प्लिट कर जाएंगे इन 4 लाइंस में। टोटल तो हमारी कितनी हो जाएंगी? टोटल तो हमारी 40 लाइंस होंगी, बट ये हमसे नहीं पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी, ये हमसे नहीं पूछा गया है। ये हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे अलग अलग लाइन पूछी गई है, तो इंडियम की वजह से 10 लाइंस आएंगी। अब ये 10 लाइंस फर्दर स्प्लिट होंगी 4 लाइंस में, यानी कि हर एक लाइंस 4 लाइन और देगी, ठीक है। ये हमारा 10 लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी वेयर ईच लाइन फर्दर स्प्लिट्स इनटू 4 लाइंस विद इंटेंसिटी 1:3:3:1। यहाँ पे ये जो हमारे पास, एक बार इंटेंसिटी भी देख लो, यहाँ पे जो इंटेंसिटी रेशियो है, इंटेंसिटी रेशियो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स रूल, पास्कल रूल की बात करें तो यदि आई हमारे पास हाफ के इक्वल है, यदि आई हमारी हाफ के इक्वल है तो वहां पे पास्कल इंटेंसिटी रूल लगता है। तो यहाँ पे यदि n हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 1 होगा इंटेंसिटी रेशियो, n 1 है तो 1:1, n 2 है तो 1:2:1 और n 3 हो जाएगा तो 1:3:3:4 हो जाएगा। अब इनकी बात करें कितने यहाँ पे लाइंस देगा, यहाँ पे ये सिंगलेट देगा, डबलेट देगा, ट्रिपलेट देगा और क्वार्टेट देगा। हम इसकी बात करें कि 4, क्योंकि प्रोटॉन तो 4 ही दे रहा है, ठीक है, और इनका रेशियो कितना है 1:3:3:1 होगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें बात करनी क्या है, 10 लाइंस इक्वल इंटेंसिटी देगा, यानी कि 1:1:1:1:1, यानी कि 10 टाइम्स हम दिखाएंगे 1:1 वाला। तो ये इक्वल इंटेंसिटी देगा, इसके लिए हमें क्या करना होता है, नॉन पास्कल रूल। नॉन पास्कल रेशियो पे हम जाएंगे, नॉन पास्कल ट्रायंगल इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है। ये अप्लाई होगा जब आई की वैल्यू हाफ से ज्यादा हो। यदि हाफ से ज्यादा आई की वैल्यू यानी कि स्पिन की वैल्यू, तो वहां पे नॉन पास्कल इंटेंसिटी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होता है 1:1:1:1, एन की वैल्यू हम 1 रखेंगे, तब हमारे पास ये होगा। उसके आगे फिर हम इनको भी काउंट करते हुए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 होगा तो इनको 0 0 रख के इक्वल कर देते हैं 3 के, ठीक है। फिर पहले इनको हम काउंट करेंगे 1, फिर इसको 2, फिर इनको 3, तो इस टाइप से आपको रेशियो देखने को मिलता है। बट यहाँ पे n कितना है 1 है, क्योंकि इंडियम हमारे पास एक ही है, तो एक ही हम मान के चलेंगे, एक है तो उसके लिए कितना हो जाएगा 10 टाइम्स फिर 1:1:1:1, यानी कि क्या हो जाएगा इक्वल इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन में क्या है कि 4 लाइंस विद इंटेंसिटी 1:3:3:1। तो पहले हमने यहाँ पे प्रोटॉन के दिखा दी, पहले हम यहाँ पे किसके दिखाएंगे, पहले हम यहाँ पे मेटल की दिखाएंगे, जो ट्रांजिशन मेटल होगी उनकी, ठीक है, यहाँ पे सभी की। तो पहले हम सेंट्रल एटम की दिखाएंगे, उसके बाद उसके जो स्प्लिट होंगे फर्दर उनकी बात करेंगे यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करें द मॉसबोरर स्पेक्ट्रा ऑफ, दी मॉसबोरर स्पेक्ट्रा ऑफ, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeL2 यानी कि L यहाँ पे क्या है लीजन है, और ये हमें बता रखा है कौन सा लीजन यहाँ पे लगा हुआ है 3,5-डाइमिथाइल ट्रिस प्राइजोलाइल बोरेट, ठीक है।
अब ये क्या है, यहाँ पे लीजेंड लगा हुआ है, एक मेटल हमारे पास आयरन, और उनके यहाँ पे कुछ हमें पीक दिखाई दे रही है ये वाले, ठीक है, ये कुछ स्पेक्ट्रा हमें गिवन है, यानी कि हम बात करें 295 केल्विन टेम्परेचर पे हमारे पास ये क्या दिख रहा है, डबलेट, 2 स्पेक्ट्रा दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सिंगलेट दिख रहा है, ये आपको सिंगलेट दिख रहा होगा, ये डबलेट दिख रहा होगा, और ये इनका क्या दिख रहा है, मिक्स दिख रहा है दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है जो नीचे गिवन है, तो सबसे पहले ये हमारे पास इन तीनों टेम्परेचर से हम बात करें, एक हमारे पास है 295, एक है 4.2 और एक है 166, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एक मिनट रुको, ये हमारा सबसे कम टेम्परेचर होगा और ये इनके बीच में होगा। तो पहले हम हाई और लो की बात कर लें, तो यहाँ पे आयरन है, ठीक है, आयरन के साथ कितने लीजेंड लगे हुए हैं, 2 लीजेंड यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आयरन 2 प्लस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे होगी 3d6, 4s2 s वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 3d6 होगा, और इसको हम स्प्लिट करेंगे डी ऑर्बिटल को T2g और Eg में, ये T2g है, ये है Eg। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है हमें, तब ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होंगे, हमें नहीं पता कि लीजेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, हम इस टेम्परेचर पे जाएंगे, जब टेम्परेचर ज्यादा हो, एट ए हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज्यादा हो तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, यानी कि हाई टेम्परेचर पे हमें हाई स्पिन देखने को मिलेगी, हाई स्पिन, और हाई स्पिन का मतलब होता है नो पेयरिंग, पहले सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। अब हम बात करें एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे यहाँ पे वही 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं T2g और Eg में, तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर कम है, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे ये तो हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अब इतना टेम्परेचर हमें नहीं मिल रहा कि हम यहाँ तक चले जाएं, तो क्या होगा, कम टेम्परेचर है, इलेक्ट्रॉन पहले यहीं पे फिल हो जाएंगे आराम से, तो लो टेम्परेचर दिखाएंगे हमें लो स्पिन, लो स्पिन का मतलब होता है पेयरिंग होना, तो यहाँ पे क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, हाई स्पिन को, लो टेम्परेचर लो स्पिन को हमें दिखाएगा, ये बात क्या है कि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिला, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया हमने, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, अब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि ऊपर वाले जो हमारे ऑर्बिटल होंगे वहां पे चले जाएंगे आराम से टेम्परेचर की वजह से। अब यहाँ पे इतना टेम्परेचर है ना कि ये जाओगे Eg ऑर्बिटल में चले जाए, तो कम टेम्परेचर होने की वजह से यहीं पे ये क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, तो हाई टेम्परेचर हाई स्पिन, लो टेम्परेचर पे लो स्पिन हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर कौन सा है 295 केल्विन पे, तो यहाँ पे क्या हाई स्पिन है, यानी कि ये वाली बिल्कुल सही है, लो टेम्परेचर पे लो स्पिन है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे है 295 पे लो स्पिन, बट हाई टेम्परेचर पे तो हाई स्पिन होगा, ये वाला रॉन्ग होगा, ये हाई स्पिन लो टेम्परेचर वाला ये भी गलत होगा। नेक्स्ट है एट 166 केल्विन, यानी कि इन दोनों के बीच का टेम्परेचर है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, लो स्पिन हाई स्पिन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई स्पिन लो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है, ना ये ज्यादा टेम्परेचर है ना ये कम टेम्परेचर है, यहाँ पे ये हाई टेम्परेचर हाई स्पिन लो में कन्वर्ट हो जाता है, लो स्पिन हाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे कन्वर्जन चलता रहेगा, तो यहाँ पे मिक्सचर है लो और हाई स्पिन का, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए बी और ई, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए बी ई। नेक्स्ट हम बात करें, कंसीडर ए 0.3 मोलर solution of cis osmium O2F4 in neat SbF5। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया गया है, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, सिस फॉर्म में गिवन है, और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है SbF5 के साथ। SbF5 क्या होगा, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर होगा, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर होता है, ये फ्लोराइड को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा हमारा, और Sb के पास क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, अपने वैकेंट ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन को डाल देगा। सबसे पहले इसकी सिस फॉर्म बनाएंगे, ओस्मियम डबल बॉन्डेड O, सिस है तो डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड O सिस हो गए, यहाँ पे F F F और F,
ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसकी रिएक्शन करवानी है SbF5 के साथ, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर होगा, यहाँ से फ्लोराइड लेगा, फ्लोराइड लेके जाएगा यहाँ से F नेगेटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा, यानी कि SbF6 नेगेटिव की फॉर्म में ये बाहर जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज लेके आएगा तो पीछे क्या छोड़ के आएगा, कैटायन छोड़ के आएगा, तो हमें मिलेगा ओस्मियम, डबल बॉन्डेड O है, ठीक है, F F और F, साथ में यहाँ पे केटायन की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि फ्लोराइड यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो पीछे क्या आ जाएगा, एक केटायन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमें मिलेगा यहाँ से। अब हमें बात करनी है, यहाँ कौन सा होगा, देखो एक ही कैटायन है, बाकी जगह तो क्या है, दो कैटायन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द केमिकल शिफ्ट ऑफ CH3 एंड CH2 प्रोटॉन्स इन ए मॉलिक्यूल आर, ये हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू गिवन है। CH3 के लिए, CH3 के लिए है 1.15 और CH2 के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है 3.35 ppm, ठीक है, ये वैल्यू है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है 2 टेस्ला, ठीक है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन लोकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर दोज 2 प्रोटॉन इच, यहां से हमसे पूछा गया है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन लोकल मैग्नेटिक फील्ड, लोकल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा गया है इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच। दोनों प्रोटॉन्स यानी कि इनका इन्वायरमेंट अलग होगा, इनका इन्वायरमेंट अलग होगा, इसलिए इनको 2 प्रोटॉन बोला गया है, ना कि हम 5 प्रोटॉन बोलेंगे, ठीक है। तो इनका ये वाले एक प्रोटॉन मान लिया हमने, ये वाले एक प्रोटॉन हो गए, दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा और यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी इनकी डिफरेंट है। तो इन्हीं के बीच का जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये हमारी केमिकल शिफ्ट है, केमिकल शिफ्ट इक्वल होगा डेल बी अपॉन बी नोट इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6। अब यहाँ पे ये बी नोट, ये क्या हमारे पास, ये है केमिकल शिफ्ट, ये है केमिकल शिफ्ट, बी नोट हो जाएगा हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 टेस्ला गिवन है। और डेल बी ये हो जाएगा हमारे पास है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन लोकल मैग्नेटिक फील्ड, लोकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है यहाँ पे। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल बी ही कैलकुलेट करना है, यही हमसे पूछा गया है। तो डेल बी को एक साइड रखेंगे, बाकी इनको इधर लेके जाएंगे, तो डेल इंटू बी नोट अपॉन 10 की पावर 6, डेल यानी कि केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट यानी कि इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस देखेंगे केमिकल शिफ्ट में भी, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं हम वो भी इनके बीच का देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट होगा वो भी दोनों का डिफरेंस होगा। तो दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पे 3.35 माइनस 1.15 है 0.2 यानी कि 2.2 इंटू ये कितना हमारा 2 टेस्ला 2/10 की पावर 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.4 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्लियर है। ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएंगे ना, 10 की पावर -6 यानी कि 4.4 इंटू 10 की पावर -6 इसका आंसर होगा। कहाँ पे है देखो, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये केमिकल शिफ्ट होगा हमारा डेल बी अपॉन बी नोट इंटू 10 की पावर 6, डेल यहाँ पे है, ये हमारे पास है केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल बी होगा यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन लोकल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटू 10 की पावर 6, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट PO4 का 2, ये हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट के कितने हैं 2 मोल्स लिए गए हैं ऑन रिडक्शन विद कार्बन। जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, जब हम कैल्शियम फॉस्फेट का रिडक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, तो वहां पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगी फॉस्फोरस कंपाउंड की, जो कि है X। इन 90% इज द वेट ऑफ X इज, हमें वेट कैलकुलेट करना है,
जो यहाँ पे फॉस्फोरस कंपाउंड है X, ठीक है, इसके लिए हमें वेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो, हमें गिवन क्या है, यील्ड, यानी कि परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड होता है हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर देखते हैं, मोल से हम किसमें देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट वाले में 11th-12th में, तो वहां पे इस फॉर्मूला का आप यूज करते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक होता है हमारा परसेंटेज यील्ड का, ठीक है, तो उसमें यूज होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। अब यहाँ पे परसेंटेज यील्ड हमें गिवन है 90% इज इक्वल टू, परसेंटेज को घटाने के लिए क्या कर देंगे, 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी कि x तो हमें कैलकुलेट करनी है, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू फॉस्फोरस कंपाउंड के लिए, तो फॉस्फोरस कंपाउंड के लिए यहाँ पे हमारे पास है 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस की बात करें तो उसका मास होगा 31 ग्राम, है कितने यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है, तो इसके भी कितने होंगे 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस कंपाउंड, 31 इंटू 2 यानी कि 62 ग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी थ्योरेटिकल x अपॉन 62। x हमें कैलकुलेट करना है तो 62 को इधर लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 इंटू 62, 0 से 0, 9 से 2 18 और 55 अपॉन 10 यानी कि आंसर हुआ 55.8, 55.8 हुआ। अब ये है 1 मोल के लिए। अब हम बात करेंगे 2 मोल्स कंपाउंड के, 2 मोल्स के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे इसको 2 मोल्स की बात की हमने, 2 मोल्स ऑफ एक्स कंपाउंड, ये तो हमने एक एक्स के लिए कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे 2 इंटू 55.8 यानी कि 6.111 ग्राम, ये होगा आंसर 111.6 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद सल्फर गिव्स ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी। ये हमें ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमें गिवन है। दी 31 फॉस्फोरस एनएमआर स्पेक्ट्रल फीचर्स ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर आर शोन बिलो। ये हमारा हेटेरोन्यूक्लियर एनएमआर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी हमें 3 प्रोडक्ट गिवन है। जब हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई है व्हाइट फॉस्फोरस के सल्फर के साथ, हमें बताना इनमें से कौन से कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे। तो इनका हमें, ये कंपाउंड है, इनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जो स्प्लिटिंग यहाँ पे दिखा रखी है तो क्या कितनी स्प्लिटिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले P4S3, P4S3 का हम डायग्राम शो करें, P फॉस्फोरस 4 है ना, ये तो 3 वे 4 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे पास होगा, ठीक है, ये हो हमारे पास फर्स्ट वाला। अब इसके लिए हमें कैलकुलेट करने कितने नंबर ऑफ स्प्लिटिंग देगा ये, तो देखो यहाँ पे ये जो फॉस्फोरस है 1 2 3, ये तीनों फॉस्फोरस आपको, ये फॉस्फोरस है 1 सल्फर 2 सल्फर, ये फॉस्फोरस है 1 सल्फर 2 सल्फर, ये है तो 1 सल्फर 2 सल्फर, इन तीनों का इन्वायरमेंट सेम होगा, केमिकल इक्विवेलेंट होंगे, ये 3 फॉस्फोरस, ठीक है। और ये फॉस्फोरस होगा, ये फॉस्फोरस से है, फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस से, और फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है ये हमारा। तो यहाँ पे इसका इन्वायरमेंट अलग होगा, ये भी आपस में होगा, तभी ये फॉस्फोरस इस फॉस्फोरस से भी होगा। क्लियर हुआ? फिर से देख लो एक बार, यहाँ पे ये जो हमारे 3 फॉस्फोरस हैं 1 2 3, जिसकी बात करें फर्स्ट वाले की, 1 सल्फर से 1 सल्फर से, फिर 1 फॉस्फोरस से, 1 सल्फर 1 सल्फर 1 फॉस्फोरस से, 1 सल्फर 1 सल्फर 1 फॉस्फोरस से, तीनों का एनवायरनमेंट सेम है। इस वाले फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस, ये तीनों ही फॉस्फोरस से
जुड़ा हुआ है तो इसका इन्वायरमेंट अलग होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब हम बात करें इसकी नंबर ऑफ लाइंस कितने देगा यहाँ पे ये, तो ये हमारे पास 3 फॉस्फोरस है, ठीक है। ये इसके साथ क्या देगा, डबलेट, ये हमें डबलेट देगा। और यहाँ पे ये क्या देगा, सिंगल वाला, इन तीनों के साथ है क्वार्टेट, ये हमें क्वार्टेट देगा। क्लियर है, ये डबलेट देगा और ये क्या देगा, क्वार्टेट देगा। बी ये होगा हमारे लिए। नेक्स्ट ये हमने बात किया P4S3, क्या बात करेंगे, P4S10 की। तो यहाँ पे देखो SP 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 कितने हुए, 4 फॉस्फोरस हो गए, 1 2 3 4 सल्फर हो गए, 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे कोई भी एक फॉस्फोरस उठा ले, कोई सा भी एक फॉस्फोरस, क्या आपको वो डिफरेंट दिख रहा है बाकी कंपैरिजन में, सारे के सारे फॉस्फोरस का जो इन्वायरमेंट होगा सेम होगा, केमिकल इक्विवेलेंट होंगे, सेम सिग्नल देंगे, तो सारे के सारे फिर कैसे सिग्नल देंगे, सिंगलेट का। तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे दिखेगी, सिंगलेट की। नेक्स्ट हम बात करें P4S7 की। P4S7 SP 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 5 और ये हो गए 6 7, ठीक है, 6 7। अब ये जो हमारे पास है फॉस्फोरस है, इन दो फॉस्फोरस को देखो, यहाँ पे सल्फर सल्फर और ये क्या हो गया, सल्फर। एक मिनट, वन टू थ्री फोर 5 6 और एक होगा इधर 7, ठीक है। इस टाइप के आपको ये देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हमें, ये स्ट्रक्चर होगा P4S7 का। अब यहाँ पे ये S है, ऑक्सीजन ये सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे इन दो फॉस्फोरस को उठाओ, जो डबल बॉन्डेड सल्फर वाले फॉस्फोरस है, ये एक सल्फर के साथ, डबल बॉन्डेड सल्फर के साथ, एक इधर सल्फर एक इधर सल्फर, ठीक है। ये एक इधर एक इधर एक इधर और ये डबल बॉन्डेड सल्फर, तो ये इनका एनवायरनमेंट सेम होगा, इन दो फॉस्फोरस का एनवायरनमेंट सेम होगा। इधर वाले फॉस्फोरस देखेंगे सल्फर, ठीक है, और फॉस्फोरस, इस फॉस्फोरस का सल्फर और इधर फॉस्फोरस, इधर हमारे पास सल्फर, इधर भी क्या है, सल्फर। तो इन दो फॉस्फोरस का क्या होगा, एनवायरनमेंट सेम होगा। इन दो फॉस्फोरस की वजह से, इन फॉस्फोरस की वजह से क्या होगा, मतलब इन दो फॉस्फोरस पर, इन दो फॉस्फोरस की वजह से कितने आपको स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी, 2 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट, क्योंकि हम मल्टीप्लिसिटी क्या करवाते हैं, n+1। इधर भी 2 है तो क्या हो जाएगा, n+1 है, ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट, तो ये क्या देंगे, ट्रिपलेट ट्रिपलेट देंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, ये हमारे ABC को रिप्रेजेंट करे सारे के सारे। अब यहाँ पे फर्स्ट देखो, ये हमारा क्वार्टेट दिख रहा होगा, डबलेट दिख रहा होगा, क्वार्टेट डबलेट, फर्स्ट मॉलिक्यूल बिल्कुल ठीक है। सेकंड हमारा क्या दिखा रहा है, सिंगलेट, सिंगलेट है। थर्ड हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट और ट्रिपलेट, ट्रिपलेट और ट्रिपलेट, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास है P4S7, P4S7 तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट दे रहा है, तो ये हमारा आंसर है, नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है P4S10 है, P4S10 है थर्ड पोजीशन पे, जो कि सिंगलेट देगा, बट यहाँ पे तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट है, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट में है P4S10, ये भी सिंगलेट देगा, बट यहाँ पे क्या क्वार्टेट और डबलेट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 phosphorus NMR spectrum of P4S3 consists of 31 phosphorus जिसका स्पिन है 1/2 के इक्वल। अभी हमने देखा है इसको, तो डायग्राम से बना के देखा था हमने, S P S P P P S, ठीक है।
इस टाइप से हो जाएगा ये। तो ये भी हमने डायग्राम से बताया था, क्या बता रहा था कि ये जो हमारा 1 2 3 ये 3 फॉस्फोरस है, इनकी वजह से इनका स्प्लिटिंग क्या होगा, इसकी वजह से डबलेट होगा, और इस सिंगल फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा, क्वार्टेट हो जाएगा। यानी कि एक आपको डबलेट देखने को मिलेगा, एक आपको क्वार्टेट देखने को मिलेगा। क्लियर है, एक डबलेट होगा एक क्वार्टेट होगा, यानी कि आंसर होगा हमारा डी। आंसर क्या होगा, डी होगा। और ऐसे नहीं आ रहा तो आप इसका अलग से देख सकते हैं। 2ni प्लस 1, 2n कितना है 3 इंटू 1/2 प्लस 1, पहले हम इन 3 के निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4, और इसके लिए 2ni प्लस 1, 2 इंटू n कितना है यहाँ पे 1, और 1/2 प्लस 1, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्वार्टेट होगा और ये क्या देगा, डबलेट देगा। तो डबलेट क्वार्टेट यहाँ पे आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर था। फॉर ए ट्रांजिशन मेटल M है कोई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रल शिफ्ट TMS, यानी कि जो 13 कार्बन NMR है हमारे पास है, उसमें जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लेते हैं TMS टेट्रामिथाइल सिलाइल फॉर ए मोइटीज। ये हमें कुछ हमारे पास ग्रुप दिए हुए हैं। देखो जब हम 13 NMR की बात करते हैं, 13 कार्बन NMR की, तो वहाँ पे जब हम उनका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है, डेल की वैल्यू हमें पता होती है किसकी क्या होती है। जैसे कि sp3 है, ठीक है, sp3 है विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनकी वैल्यू होती है हमारे पास 20 से 40, ठीक है। sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है तो 40 से 80 होगा। sp2 होगा, उसकी 80 से 110 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यदि हम बात करें sp के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास है, ये sp के लिए होगा, sp के लिए होगा 80 और 100, sp2 के लिए हो जाएगा 100 से 140। अब हमारे पास जितने भी कार्बोनिल होंगे उनका 140 से 220 के अप्रोक्स होगा। अब यहाँ पे मेटल है लगी हुई है इन ग्रुप्स के साथ है, ठीक है, और हमें बताना है कि ऑर्डर में लिखना है कि किसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, देखो शिफ्ट पूछा गया ना, स्पेक्ट्रल शिफ्ट है, किसकी जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है आपको, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। यहाँ पे कार्बोनिल कहाँ पे है, उसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यानी कि बी और डी तो होगा नहीं। उसके बाद किसकी है, sp2 वाले की, sp2 वाले की होगी, sp का है। sp2 में हमारे पास एक होता है ओलिफिनिक होता है, एक होता है हमारे पास है एरोमेटिक, तो उसकी होगी हमारी कम। अब यहाँ पे देखो, और sp3 यानी कि यदि CH3 ग्रुप लगा हो, इसकी सबसे कम, तो CH3 वाले की सबसे कम देखो कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे कम है, ये sp2 वाला है, इसकी ज्यादा होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपको ये पता होनी चाहिए, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो ये हमने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू प्रोटॉन NMR के लिए बताया था और 13 कार्बन NMR के लिए बताया था। तो ये 13 कार्बन NMR के लिए है, सबसे ज्यादा वैल्यू होती है कार्बोनिल के लिए, उसके बाद होती है sp2 की, उसके बाद sp की, उसके बाद sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ, उसके बाद sp3 विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास कुछ मेजरमेंट है, इधर हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, इनको हमें मिलाना है, मैच करना है। मैच दी कॉलम का क्वेश्चन है, तो इनको मैच करना है, किसके साथ करेंगे। यहाँ पे आप ये देखो, सबकी डेफिनेशन हमें नहीं पता, बट आपको कोई जब चैप्टर आप डिस्कस करते हैं तो उसमें कुछ टर्म तो आपको देखने को मिली होंगी, तो उन टर्म को ही आपको पकड़ना है कि इस टर्म्स को आपने किस चैप्टर में डिस्कस किया था। जैसे कि क्वाड्रोपोल स्प्लिटिंग है, क्वाड्रोपोल स्प्लिटिंग आपने किस में किया था, मॉसबोरस स्पेक्ट्रम में किया था, जब हम QS की बात करे थे कि हमारे पास जो स्प्लिटिंग होगी न्यूक्लियाई होगी, जब न्यूक्लियाई की बात की थी हमने, तो हम एक तो क्वाड्रोपोल स्प्लिटिंग की बात करे थे, दूसरी हमने बात की थी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के बारे में, हाइपरफाइन मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। तो क्वाड्रोपोल आपको कहाँ देखने को मिला था, मॉसबोरर स्पेक्ट्रम में। अब हम बात करें कॉन्टेक्ट शिफ्ट, कॉन्टेक्ट शिफ्ट हो गए, केमिकल शिफ्ट हो गए, ये आप कहाँ देखते हैं, शिफ्ट की वैल्यू यानी कि डेल्टा की वैल्यू होती है हमारे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी BE, बाइंडिंग एनर्जी आपको एक्स रे में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एनर्जी डिस्पर्स एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और फंडामेंटल कहाँ हो जाएगा, बाकी जो बच गया वहां पे क्या हो जाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस हो जाएगा। तो ये था हमारा मैथ्स दी कॉलम वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो,
मॉसबोरर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारा मॉसबोरर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है ऑफ है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है FeCO5 कार्बोनिल लीजेंड लगा हुआ है एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ग्रेडियंट। फील्ड ग्रेडियंट यानी कि EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। मॉसबोरर स्पेक्ट्रम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस किया था। साथ में हमने यहाँ पे कहा था कि जिस कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं वो कैटलिस्ट यहाँ पे हो जाता है हमारे पास है नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम। लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। इसकी प्रेजेंस दिखा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की प्रेजेंस है, ठीक है। एंड टेकिंग इनटू इफेक्ट क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन। क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, पहले तो ये बात करेंगे, ठीक है। क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन, तो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होती है जहां पे I की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है, हाफ या फिर क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग क्या होती है, हाफ से ज्यादा होगी। नॉन स्फेरिकल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रुपोल इंटरेक्शन की बात करेंगे हम, आयरन की बात करें यहाँ पे, ठीक है। आयरन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आयरन हमारे पास मेटल है। मॉसबोरर में हम दो मेटल डिस्कस की थी मेनली, आयरन और टिन के बारे में, इन दो के बारे में ही बात की थी हमने 57, 119। अब यहाँ पे आयरन है हमारे पास है, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग है। सबसे पहले यदि हम नाइलाइंस की बात करें 2Ni+1, 2Ni+1। अब I यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे हमने कहा था कि जो I की वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी। क्लियर है। ग्राउंड स्टेट में I की वैल्यू मान लीजिए I1 है, ये जीरो के इक्वल तो ये भी नहीं होगी, ये I2 है, ये भी नॉन जीरो होगी, बट ये आपस में भी इक्वल नहीं होंगी, 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। जो आयरन है और जो टिन है, दोनों की ही ग्राउंड और एक्साइटेड की जो स्पिन वैल्यू होगी ये यही होगी, दोनों की सेम होती है, टिन की भी होती है, आयरन की भी यही होती है। अब दोनों के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट के लिए कैलकुलेट करेंगे 2Nig+1, 2 इंटू आयरन कितना है 1, एक ही न्यूक्लियर यहाँ पे प्रेजेंट है, Ig कितनी है हाफ, +1, 2 से 2 कैंसिल, कितनी लाइन आएंगी 2 लाइन्स। अब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 3/2 +1, 2 से 2 कैंसिल, कितना 4। तो एक्साइटेड स्टेट में कितनी है 4, ग्राउंड स्टेट में कितनी है 2 लाइन्स है। अब यहाँ पे ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यहाँ पे है 0। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट और मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा तो हमारी स्प्लिटिंग कुछ इस टाइप से होंगी। ये ग्राउंड स्टेट की है, ये एक्साइटेड स्टेट की है। इनको तो हम साथ में लिखेंगे क्योंकि ग्राउंड स्टेट की अलग है, एक्साइटेड स्टेट की अलग है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को अप्लाई करेंगे, वो 0 नहीं होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी 0 है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या होती है, जो डिजनरेसी होती है ब्रेक हो जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंट होने की वजह से भी डिजनरेसी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये है +-½ +-½ और ये हो जाएगा +-3/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमसे यही पूछा गया है इतना। इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फर्दर ये स्प्लिट हो जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। वो हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ यहाँ पे बात करनी है कि यहाँ पे है जो फील्ड ग्रेडियंट होगा वो प्रेजेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंस है, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे बातें नहीं हो रही है। अब यहाँ पे एक ही स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलती, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही 0 है तो एक ही स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलती। बट यहाँ पे +-½ से +-½ तक, +-½ से +-3/2 तक जाएगी। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी तो कितने होंगे 2, यानी कि डबलेट। कितना होगा 2, यानी कि डबलेट। यहाँ पे कितना होगा 1। आगे हम चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, तो वहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स आपको 6 दिखाई देंगे। बट यहाँ पे हमने सेकंड लेवल पे बात किया है, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अप्लाई किया हो, नॉन 0 हो, तो वहाँ पे हमें नंबर ऑफ लेवल्स 2 देखने को मिलेंगे, यानी कि डबलेट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कंसिडर दी 31 phosphorus NMR decoupled from प्रोटॉन एंड प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम और प्रोटॉन यहाँ पे डिकपल हो रखे हैं। स्पेक्ट्रा फॉर दी आइसोमर्स ऑफ ए एंड बी, ये हमारे पास दो आइसोमर गिवन है ए और बी, और इन ए और बी में से क्या हो रखा है, जो प्रोटॉन है और प्लेटिनम है ये दोनों क्या हो रखे हैं, डीकपल हो रखे हैं। डीकपल होने की वजह से इनका हम स्प्लिटिंग नहीं देखते हैं। The number of 31 phosphorus NMR signal for the different isomers of the complexes are given in the table below. ये हमारे पास क्या है, number of 31 phosphorus resonance signal। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, आइसोमर फर्स्ट, आइसोमर सेकंड, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के लिए, आइसोमर फर्स्ट, आइसोमर सेकंड, कॉम्प्लेक्स बी के लिए। ये बी के लिए है आइसोमर, ये ए के लिए है, और हमें बताने के कितने सिग्नल देंगे इनका आइसोमर। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करें जो कि है PTBrCl PME3 का होल ट्वाइस। इसकी सिस और ट्रांस दो फॉर्म होंगी। इसका जो ज्योमेट्री की बात करें, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 कोऑर्डिनेशन है। ज्योमेट्री होगी इसकी स्क्वायर प्लेनर, इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिस फॉर्म देखेंगे BrCl PME3 ये सिस फॉर्म है। ट्रांस की बात करेंगे BrCl PME3 ये ट्रांसफॉर्म है, यानी कि दो आइसोमर बना लिए हमने। जो हमारा कॉम्प्लेक्स ए है उसके हमने दो आइसोमर बना लिए, एक सिस आइसोमर होगा, एक ट्रांस आइसोमर होगा। तो ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। आइसोमर फर्स्ट, आइसोमर सेकंड, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड में क्या है, सिस और ट्रांस है। अब यहाँ पे हमें बात करें कि कितने सिग्नल देगा, उसकी हमें बात करनी है। तो पहले हम सिस की बात करें तो सिस कितने आइसोमर देगा, यहाँ पे फॉस्फोरस की देखनी है, कंप्लीट इसकी नहीं देखनी है, हमें देखनी है फॉस्फोरस की, 31 फॉस्फोरस की, इसकी बात करनी है, इन दोनों फॉस्फोरस की। अब इन फॉस्फोरस के साथ जो मिथाइल के क्या लगे हुए हैं, प्रोटॉन लगे हुए, क्या करते हैं हमने डीकपल कर दिए, साथ में जो प्लेटिनम मेटल है वो भी क्या हो गई, डीकपल हो गई। तो इससे हमें ज्यादा कोई इफेक्ट होगा भी नहीं। यहाँ पे देखो जो फॉस्फोरस और फॉस्फोरस है इन दोनों का इन्वायरमेंट आपको सेम दिख रहा है या फिर डिफरेंट है, ये बात करनी है। तो ये वाला जो फॉस्फोरस किसके पास में है, एक तो हमारे इधर क्या है PME3 के साथ कनेक्ट है, दूसरा किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ कनेक्ट है। ये वाला होगा ये PME3 के साथ, दूसरा क्लोरीन के साथ। दोनों का एनवायरमेंट कैसा हो जाएगा, डिफरेंट, केमिकल नॉन इक्विवेलेंट होंगे। ये होंगे केमिकल नॉन इक्विवेलेंट है, यानी कि दोनों, ये फॉस्फोरस इसकी वजह से अलग स्प्लिटिंग देगा और ये इसकी वजह से अलग देगा, यानी कि हमें दो सिग्नल देखने को मिलेंगे। सिस में दो सिग्नल मिलेंगे और ट्रांस में देखो ये PME3, ये PME3, यानी कि हमें तो सिर्फ फॉस्फोरस की बात करनी है, 31 फॉस्फोरस की। तो इस फॉस्फोरस के इधर क्या है, ब्रोमीन है, इधर क्या है, क्लोरीन है, इसके भी क्लोरीन और ब्रोमीन है, यानी कि इन दोनों का एनवायरमेंट कैसा है, सेम है। तो ये केमिकल इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ये एक ही सिग्नल हमें देंगे। तो यानी कि यहाँ पे दो आइसोमर है, एक सिस आइसोमर है, एक ट्रांस आइसोमर है। सिस आइसोमर हमें दो सिग्नल दे रहा है, ट्रांस आइसोमर हमें एक सिग्नल दे रहा है, यानी कि 1 और 2। अब यहाँ पे ये है, ये ट्रांस हो सकता है, कि लिखा थोड़ी है कि सीसी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बात ये है कि सिस हमें दो देगा, दो कहाँ पे मिल रहे हैं, ये है और यहाँ पे 1 1, तो 1 2 1 2, यानी कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स बी की। अब हम बात करें कंपाउंड बी, वो हमारे पास है इरिडियम है, क्लोरीन 3 है, PME3 का 3 है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैं। तो यहाँ पे इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल की। अब यहाँ पे कैसा है, Ma3B3, इसके हम आइसोमर जब बनाते हैं तो इसके आपको 2 आइसोमर देखने को मिलते हैं, फेशियल एंड मेरिडोनियल। सेकंड मर 2 आइसोमर इसके बनेंगे। तो यहाँ पे IRCl Cl Cl PME3 PME3 PME3, ठीक है, IRCl Cl
PME3Cl, PME3 और PME3। ये दो आइसोमर आपको देखने को मिलेंगे, फेशियल एंड मेरिडोनियल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इनके देखने हैं कि सिग्नल कितने देंगे। यहाँ पे ये जो तीनों क्लोरीन है, ये जो तीनों हमारे पास क्लोरीन है, इनका इन्वायरमेंट देखो, इधर क्या है PME3। यदि आप ऐसे नहीं देख पा रहे तो इनका एंगल से देख लो। मान लीजिए इस क्लोरीन की बात करें हम, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन, इसके देखो, इसके हमारे पास ये 90 डिग्री पे होंगे, आपस में कितने पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। अभी 90 डिग्री पे इधर क्या है, PME3 है। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या होगा, ये भी 90 डिग्री पे PME3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि सारे के सारे किस पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। ये वाले जो क्लोरीन होंगे इनके भी 90 डिग्री पे ये होंगे। ठीक है, 180 पे देखेंगे, 180 पे 90 डिग्री पे देख लेंगे, 90 डिग्री पे PME3 है, 90 पे PME3 है। अब यहाँ पे हम बात करें PME3 कितना हो जाएगा ट्रांसपोजिशन पे, यानी कि ट्रांसपोजिशन पे क्या है PME3, इसके ट्रांसपोजिशन पे क्या होगा, इसके ट्रांसपोजिशन पे ये वाला होगा। ठीक है, ये तो इसके भी क्या है PME3, इसके ट्रांसपोजिशन पे क्या है, ये भी क्या है PME3। यानी कि इन तीनों का एनवायरनमेंट कैसा है, सेम है, तो ये क्या देंगे, सिंगल सिग्नल देंगे। इन तीनों का एनवायरनमेंट कैसा है, सेम है, केमिकल इक्विवेलेंट होंगे तीनों के तीनों ही, तो क्या होगा, सेम सिग्नल देंगे। वैसे हम क्लोरीन की बात नहीं करें, हमें फोस्फोरस की बात करनी है, तो ये फोस्फोरस पे भी तो यही बात लागू होगी ना। यहाँ पे कैसे देंगे, ये हमें एक ही सिग्नल देंगे, सेम इन्वायरमेंट होगा। इधर फोस्फोरस की हम बात करें तो यहाँ पे फोस्फोरस देखो, इस फोस्फोरस की बात करें तो ये 90 डिग्री पे क्या होगा, इधर क्लोरीन है, इधर हमारे पास क्या होगा PME3 है, इसके साथ भी यही बात हो रही है, इधर क्लोरीन है, इधर क्या है PME3 है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर क्लोरीन है और इधर क्या हो रहा है, क्लोरीन हो रहा है। ठीक है, तो इसका इन्वायरमेंट अलग होगा और इनका इन्वायरमेंट अलग होगा। इन दो फोस्फोरस का अलग है, इस एक फोस्फोरस का अलग है। इनकी वजह से एक सिग्नल मिलेगा और एक इसकी वजह से सिग्नल मिलेगा। टोटल हमें कितने मिलेंगे, 2 सिग्नल मिलेंगे, 1 सिग्नल यहाँ से, 2 सिग्नल यहाँ से, 1-2 का रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2-2 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे है 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये हमें कुछ टर्म गिवन है और इधर हमारे पास ये कुछ टर्म गिवन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैच दी कॉलम वाला केस है। यहाँ पे ये लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है, हमें मैच करना है। तो सबसे पहले हम बात करें पोलैरोग्राफिक वेव। ये पोलैरोग्राफिक वेव क्या है, पोलैरोग्राफिक वेव होगा ये कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हाफ वेव, कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हाफ वेव। हाफ वेव कहाँ पे है, ये रहा, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा बी। माइग्रेशन करंट, माइग्रेशन करंट, माइग्रेशन करंट क्या करता है मेनली, ये कोज करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कोज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ आयंस। ठीक है, और कौन से आयंस यहाँ पे किसकी वजह से, स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। तो सेकंड का हो जाएगा यहाँ पे सी। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनालाइट कंसंट्रेशन के। डिफ्यूजन करंट होगा वो एनालाइट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि थर्ड का हो जाएगा ए। फोर्थ हमारे पास है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड होगा वो एक्ट करेगा, एक्ट एज ए कैथोड आयन, ये कैथोड आयन की तरह बिहेव शो करता है और कैथोड आयन पे क्या होता है, रिडक्शन होगा। तो ये क्या होगा, फोर्थ का ई। फिफ्थ बाकी रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। मरकरी एनोड, मरकरी एनोड पे क्या होता है, एमल्गम। वैसे भी मरकरी किसकी फॉर्मेशन देता है, एमल्गम की, तो उससे भी हम यहाँ पे आइडिया लगा लेंगे। तो ये टर्म तो आपको खुद से याद करनी होंगी। ठीक है, और 1-2 टर्म भी आप यदि आइडेंटिफाई कर लेंगे ना तो क्वेश्चन फिर भी सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे कि आपके लिए कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्टी हो जाए कि यहाँ पे कैसे हमें आंसर करना है। यदि आप किसी टर्म को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा, तो बाकी अपने आप ही वहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीक्स विद रिलेटिव इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड इन प्रोटॉन एनेमा स्पेक्ट्रा ऑफ, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स गिवन है
और यहाँ पे हमें टेम्परेचर गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस और -80 डिग्री सेल्सियस इन डाई इथाइल ईथर आर। तो नंबर ऑफ पीक हमें बताने हैं, कितने नंबर ऑफ पीक यहाँ पे होंगे, साथ में इंटेंसिटी भी बतानी है। देखो नंबर ऑफ पीक्स तो हमें बताने कितनी होंगी, साथ में इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी रेशियो, जो पास्कल और नॉन पास्कल से हम बताते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें एनएमआर की, प्रोटॉन एनएमआर की, तो प्रोटॉन में सिर्फ हम बात करेंगे पास्कल की ही, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पीक्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो हमारे पास दो टाइप के टेम्परेचर है, एक 30 डिग्री पे, एक -80 डिग्री पे। 30 डिग्री पॉजिटिव में है तो इसे हम मानेंगे हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, और इसे मानेंगे हम लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर माना है +30 डिग्री सेल्सियस को, और लो टेम्परेचर मानेंगे -80 डिग्री सेल्सियस को। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास है जो हाई टेम्परेचर होगा, क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स देखो हमारे पास क्या, CO, यहाँ पे क्या है CP, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अब साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, ये हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ये हमें इस टाइप से भी इसका फ्लेक्जोनल देखने को मिलेगा, हेप्टेस्टी की eta5 भी हो सकती है, eta3 भी हो सकती है, और eta1 भी हो सकती है, यही होती है। यदि कंप्लीट ऐसे दे रहा है तो eta5 हो जाएगी, यदि इस टाइप से दे रहा है तो eta3 हो जाएगी, और ये है हमारे पास तो eta1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमने दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ दिखाया है, एक्चुअल में क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होगा, जैसे कि हाई टेम्परेचर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, रैपिड फ्लेक्जोनल आपको देखने को मिलेगा, रैपिड फ्लेक्जोनल, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे, और सारी हमें क्या देगा फिर eta1 की फॉर्मेशन, यानी कि एक ही पीक आपको देखने को मिलेगी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे एक पीक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी देखो, यदि हम इसके आइसोमर बनाएं, यदि हम इस मॉलिक्यूल के आइसोमर बना दें तो हमें यहाँ पे सिस और ट्रांस देखने को मिलेंगे, सिस और ट्रांस आइसोमर आपको देखने को मिलेंगे एक तो यहाँ पे सिस और ट्रांस जब हाई टेम्परेचर देंगे तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो एक दूसरे में क्या होंगे, इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे एक ही पीक देखने को मिलेगी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हम दे रहे हैं लो टेम्परेचर पे, यदि हम किसी भी रिएक्शन पे हम लो टेम्परेचर, वो रिएक्शन कैसी होती है, धीरे 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 होती है, तो उस रिएक्शन में जितने भी स्टेप हो रहे हैं उन सभी के भी स्टेप को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक हम टेम्परेचर इतना ज़्यादा दे दें कि रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, तो हम जो बीच में जो स्टेप हो रहे हैं वो हम देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो लास्ट में जो हमें दिखता है प्रोडक्ट वही हम देख पाते हैं, बीच वाले स्टेप वहाँ से क्या हो जाएंगे, हम देख नहीं पाए, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए वहाँ पे एक पीक होगा हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे ये हो जाएगा कि यहाँ पे जितने भी स्टेप हो रहे हैं, जितने भी चेंजमेंट हो रहे हैं, जो कन्वर्जन हो धीरे 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 होगा, और जो बीच में जितने भी स्टेप होंगे उन सभी के सभी को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो बीच में यहाँ पे सिस और ट्रांस आइसोमर देखने को मिलेगा, तो सिस अलग से एक पीक दे देगा, ट्रांस अलग से एक पीक दे देगा लो टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे दो पीक आपको देखने को मिलेंगी और वो होगा 1:1 में। यहाँ पे एक ही पीक मिलेगी तो उसका कोई रेशियो नहीं, वो 1 के इक्वल ही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर कितना देगा, 1 पीक, यानी कि फर्स्ट और थर्ड तो होगा नहीं। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 2 पीक और 4 पीक। 4 पीक नहीं मिलेंगे हमें, 2 पीक मिलेगी 1:1 में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द IR स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोडक्ट A फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमें एक रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है। यदि हम इसकी कार्बोनिल के लीजेंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा A, साथ में यहाँ पे हमें ये IR फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें गिवन है, देखो इधर ये हमें वैल्यू भी गिवन है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इसका जो A प्रोडक्ट है वो क्या होगा, A प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इसके हमें कार्बोनिल का एडिशन करवाना है। यहाँ पे क्या करवाना है, कार्बोनिल का एडिशन करवाना है। तो उससे पहले यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन आपको देखने को मिलेगा, माइग्रेटरी इंसर्शन आपको देखने को मिलेगा। माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये कार्बोनिल है ये जाएगा हमारा यहाँ पे, माइग्रेट हो गए यहाँ पे चला जाएगा
ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा C डबल बॉन्डेड O, इरिडियम है यहाँ पे वैकेंट साइट आ गई। अब यहाँ पे वैकेंट साइट है, ठीक है, और यहाँ पे है PPH2 ये हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कार्बोनेट के साथ क्या करवाना है, इसकी रिएक्शन करवानी है कार्बोनेट के साथ, क्योंकि अभी तो हमने रिएक्शन नहीं करवाई है, ये तो हमारे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है जो हमने माइग्रेटरी इंसर्शन करवाया है। अब हम कार्बोनिल का क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे। तो यहाँ पे 2 कार्बोनिल का एडिशन होगा और जो एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन पे हो जाएंगे, यानी कि ट्रांस पोजीशन पे इनका एडिशन हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी है इरिडियम के पास, यहाँ पे भी 2 कार्बन, यहाँ पे तो 3 हो गए, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3, ये देखो, ये तो हमने लगाया है एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे। यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इन फ्रीक्वेंसी वैल्यू से, ठीक है। ये हमारे पास है 1601 सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसके लिए होता है, ये होता है टर्मिनल के लिए, टर्मिनल कार्बोनिल के लिए होगा हमारे पास है 1601, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास है ब्रीजिंग लीजेंड के साथ। किसके लिए हो जाएगी, ब्रीजिंग लीजेंड के साथ। तो यहाँ पे टर्मिनल और ब्रीजिंग लीजेंड दोनों आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको ये वाली वैल्यू दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ये दोनों तो अप्रोक्सीमेट इक्वल है और ये हमारी इनसे डिफरेंट हो जाएगी, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे तो 3 वैल्यू होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। ये हमारे पास बिलो द प्लेन है, ये अबोव द प्लेन है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रिजिंग का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 13 फॉस्फोरस NMR, जहाँ पे हमने प्रोटॉन को डिकपल कर दिया है। स्पेक्ट्रम ऑफ सिस हमें दे रखा है आइसोमर इस मॉलिक्यूल का, और प्लेटिनम हमारे पास कितना है, इसकी नेचुरल अबंडेंस है 33.8%, और इसकी स्पिन की वैल्यू है हाफ। इट्स अदर आइसोटोप्स आर NMR एक्टिव। इसका जो दूसरा आइसोटोप होगा प्लेटिनम का ही, वो कैसा हो जाएगा, NMR इनएक्टिव हो जाएगा। और जो 31 फॉस्फोरस है उसकी स्पिन दे रखी है यहाँ पे हाफ, इज कंप्राइज्ड विद सैटेलाइट पीक। यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या है ये, NMR इनएक्टिव। NMR इनएक्टिव होगा तो आई वहाँ पे क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। जब हम बात कर रहे हैं आइसोटोप की, हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है PTCl Cl, P इथाइल 3 का है। जो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे वो क्या हो गए, डीकपल्ड हो गए। क्या हो गए, वो डीकपल्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम का एक तो यहाँ पे जो 195 का है उसके लिए नेचुरल अबंडेंस है 33.8 प्लेटिनम है। इसके एक आइसोमर इसका एक आइसोटोप भी होगा, एक तो हो जाएगा प्लेटिनम 195, एक इसका हो जाएगा आइसोटोप जो कि 197 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नेचुरल अबंडेंस है 33.8%। बाकी का किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 66.2%। कितना हो जाएगा, 66.2% इसका नेचुरल अबंडेंस रहने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करें कि सेकंड जो आइसोटोप होगा, सेकंड जो आइसोटोप है जो ये वाला है आइसोटोप, इसकी जो स्पिन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, क्योंकि वो कैसा है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तभी वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हाफ के इक्वल दे रखी है, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, इनएक्टिव हो जाएगा। हमें क्या करना है, और 31 फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ये रहे हमारे पास। फॉस्फोरस होंगे वो कैसे हो जाएंगे हमारे पास है, उनकी स्पिन की वैल्यू है हाफ। स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपेयर विद सैटेलाइट पीक कितने मिलेंगे हमें वो बात करनी है। तो इसके लिए तो इनएक्टिव है, इनएक्टिव हो जाएगा हमारे लिए आई। तो इसके लिए हम बात करें 2Ni+1, 2 × 1 प्लेटिनम तो हमारे पास 1 ही होगा, ठीक है, इंटू आई क्या हो 0 + 1, तो किसके होगा 1 के इक्वल। और 1 क्या दिखाता है, सिंगलेट। 1 क्या दिखाएगा,
सिंगलेट दिखाएगा, ठीक है। और इनका हम प्रोटॉन के बाद बात करेंगे तो प्रोटॉन हमने क्या दिखा रखे हैं, डीकपल दिखा रखे हैं, यानी कि उनकी वजह से यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग आपको देखने को नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हमें सिंगलेट देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है सॉरी, FeO4 2 नेगेटिव, ये हमें एक कंपाउंड गिवन है, इसकी कुछ स्टेटमेंट गिवन है नीचे, इनमें से बताना कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले pH रेंज गिवन है, इट इज स्टेबल इन pH रेंज 0 to 14, यानी कि 0 से 14 के बीच में स्टेबल होगी। और वैसे पूरा pH स्केल की वैल्यू दे दी है तो वो कितनी होती है, 0 से 14 के बीच में ही होती है। सबसे पहले इसका हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आयरन का हमें कैलकुलेट करना, ऑक्सीजन पे कितना होगा -2 है, कितने ये 4 × 2 8 इजिक्वल टू -2 x इजिक्वल टू +6, यानी कि यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +6 हो जाएगा, यानी कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है बेसिक मीडियम को, किधर जा रहा है ये, बेसिक मीडियम की साइड जा रहा है, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं Fe+2 Fe+3, तो ये क्या होता है, जो हमारा कम होता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है एसिडिक मीडियम को, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है बेसिक मीडियम को, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है एम्फोटेरिक मीडियम को। क्लियर है, लो वाला एसिडिक, लो ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, और इन दोनों के बीच में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हो जाएगा एम्फोटेरिक, ठीक है, वो एम्फोटेरिक मीडियम को शो करेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज स्टेबल इन स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम, बिल्कुल सही है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसका बेसिक मीडियम होने की वजह से, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव शो करेगा। द आइसोमर शिफ्ट इन इट्स मॉस्फोरस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मोर नेगेटिव कंपेयर टू दैट ऑफ FeCl3, FeCl3 के कंपैरिजन में कैसा होगा, ये मोर नेगेटिव होगा FeCl के कंपैरिजन में, तो इसका आइसोमर शिफ्ट होगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये भी बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये देखो, pH रेंज कहाँ से कहाँ तक दिखा रखे, 0 से 14 तक स्टेबल बता रखे। देखो 0 से 14 तक pH स्केल है, ये हमें पता है, बट यहाँ पे इधर वाला जो होता है वो एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे वैल्यू ज़्यादा जाती जाएगी तो बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये बेसिक मीडियम में ही स्टेबल है, तो यानी कि 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा, इधर हमारा बेसिक होगा, तो इसमें स्टेबल होगा, ना कि इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी करेक्ट नहीं होगी, BCD ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HETP इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको याद कर लेना है, ये टॉपिक हमने क्लास में करवाया भी नहीं, सिर्फ याद कर लेना है, ठीक है। तो इसके हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ कॉलम, वेलोसिटी ऑफ कैरियर बैग होगा, पैकिंग ऑफ कॉलम, ये तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है ABC की, यानी कि ऑप्शन ए, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक हमने क्लास में भी नहीं करवाया है, और ऐसा कुछ है भी नहीं, ये क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक है, तो यहाँ पे हम ये तो है नहीं कि पूरी क्रोमेटोग्राफी इसके लिए पढ़ने के लिए बैठेंगे, एक दो क्वेश्चन कहीं कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे गए, ये भी एक ही क्वेश्चन आया हुआ है इतने साल में, तो इसके लिए आपको क्रोमेटोग्राफी पढ़ने की नीड नहीं है, आप याद कर लेना, इन फ्यूचर कभी काम आ जाए तो। नेक्स्ट देखें, एज्यूमिंग 1JPH और 1JPB द एक्सपेक्टेड 31 प्रोटॉन एनेमा स्पेक्ट्रम ऑफ, ये हमारे पास है, इसका हमें स्पेक्ट्रम बताने हैं, यानी कि इसकी हमें स्प्लिटिंग लाइंस बताने हैं, कितने आएंगे, सिग्नल बताने हैं, कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये जो फॉस्फोरस है इसका हाइड्रोजन के साथ भी दिखाएंगे, फॉस्फोरस का बोरोन के साथ भी दिखाएंगे, यानी कि दोनों के साथ ही दिखाएंगे, फॉस्फोरस का हाइड्रोजन के साथ भी और बोरोन के साथ भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता है हाइड्रोजन की जो हमारी स्पिन की वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और बोरोन की जो स्पिन की वैल्यू होती है वो होती है 3/2, 2Ni+1, ठीक है, 2Ni+1। सबसे पहले हम बात करें प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए कितना होगा,
कितने प्रोटॉन है यहाँ पे, 3 प्रोटॉन है, इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है, 4 कितना है यहाँ पे 4। अब बोरॉन के लिए देखेंगे 2 इंटू 1 इंटू 3/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये भी कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने बात की है कि यहाँ पे कितना आएंगे 4 आएंगे। अब यहाँ पे फॉस्फोरस की बात करें, हम साथ में फॉस्फोरस को ले यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 इंटू 1/2 प्लस 1, ये कितना दिखाएगा 2, 2 इंटू 4 कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ लेवल्स 8, इसका भी हमें फॉस्फोरस के साथ दिखाना, वो भी 2 दिखाएगा, कितना होगा 8, 8 8 ये हमारे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो ये 4 होंगी, जो हमारे पास है 4 होंगी नंबर ऑफ लाइन से, ये फर्दर से स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, 2 2 2 में, तभी हमें क्या मिलेंगे 4 मिलेंगे। तो 4 4 हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। पहले 4 में होंगे, फिर टोटल हमारी कितनी होंगी 8 लेवल्स आपको देखने को मिलेंगी, और सेम यानी कि इक्वल इंटेंसिटी में आपको ये देखने को मिलेंगी। द रिएक्शन ऑफ, ये हमारे पास है एक रिएक्टेंट जिसके में रिएक्शन करवाने CH3I के साथ हमें कंपाउंड A मिलेगा, और प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ A शो 2 सिंगलेट, देखो आयरन है CO CO और CP, साथ में क्या है नेगेटिव भी है, इसकी हमें CH3I के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे CH3 पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, इसका हम यहाँ पे एडिशन करवा देंगे, और आयोडाइड यहाँ क्या चला जाएगा बाहर चला जाएगा, तो आयरन CO CO CH3 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CP। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से क्या हो जाएगा रिमूव कर जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड A। अब इसका हमें 2 सिंगलेट दिखाएगा इन एन इंटीग्रेटेड इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 3:5, 2 सिंगलेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रोटॉन एनएमआर के 2 सिंगलेट कैसे देखने को मिलेंगे, एक ये देगा अपना, दूसरा हमारे पास ये क्या है ये हमारे पास, क्योंकि ईटा 5 यानी कि क्या होगा हेप्टेसिटी, यहाँ पे क्या होगा सारे के सारे इसके साथ कनेक्ट होंगे, यानी कि सारे के सारे एटम इसके साथ क्या कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, ईटा 5 है, तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे प्रोटॉन है ये क्या देंगे सिंगलेट देंगे, ठीक है। तो एक तो ये 5 प्रोटॉन होंगे, ये देगा सिंगलेट, ठीक है, और ये 3 प्रोटॉन है, ये भी क्या देंगे सिंगलेट देंगे। यदि आप इनके साथ दिखाएं तो इनके साथ बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इनके साथ कोई कपलिंग नहीं दिखाएंगे, तो ये देंगे सिंगलेट सिंगलेट। ये हमसे कहा गया है कि 2 सिंगलेट हमें देखने को मिलेंगे इन एन इंटीग्रेटेड इंटेंसिटी रेशियो ऑफ 3:5। बिल्कुल, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है 5 है, तो यहाँ पे 3:5 का यहाँ पे इंटेंसिटी रेशियो देखने को मिलेगा। अब हमें रिएक्शन करवानी है PPH3 के साथ, तो हमें कंपाउंड B देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम करवाएंगे PPH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे हमने PPH3 के साथ रिएक्शन करवाई, तो Fe ये हमारे पास है, ये चार्ज वाले तो रिमूव कर देंगे, चार्ज वाले तो है ही नहीं, यहाँ पे चार्ज हमने रिमूव कर दिया, ये होगा। वैसे तो आंसर ये हमारा सेकंड वाला होगा। अब PPH3 को यहाँ पे ऐड करना है, तो हमें उसके लिए पोजीशन चाहिए होगी कि हम किस पोजीशन पे इसको ऐड करें। तो यहाँ पे देखो ये जो CO है, जो कार्बोनिल है, इसका हम करवा देंगे माइग्रेशन, तो यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे जाएगा C डबल बॉन्डेड O CH3, यहाँ पे रहेगी वैकेंट साइट, साथ में है CO और PPH3 यहाँ पे CP साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। अब हम PPH3 के लिए यहाँ पे हमें जगह मिल गई, इसका यहाँ पे एडिशन करवाएंगे, तो हमें मिलेगा FeCP C डबल बॉन्डेड O CH3 और CO PPH3, ये हमारा हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 31 फॉस्फोरस, यहाँ पे प्रोटॉन को हमने कर रखा है डीकपल, NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 2266 NPCl यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्लोरीन NMe, यानी कि कितने टाइम्स हमारे गिवन है, ये 4 टाइम्स सारे गिवन है, इज एक्सपेक्टेड टू शो। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, NP N P N P N P, ये हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स हमारे नाइट्रोजन हो गए, 4 टाइम्स हमारे क्या हो जाएंगे, फॉस्फोरस हो जाएंगे, और अब हमारे पास है क्लोरीन और NMe, क्लोरीन है सॉरी NMe, क्लोरीन और NMe, ये भी 4 टाइम्स होंगे हमारे पास। ये होगा क्लोरीन NMe, और यहाँ पे क्लोरीन होगा बिलो द प्लेन, और ये होगा NMe। इनको ध्यान से देखो, ये क्लोरीन होगा, ये अबोव द प्लेन होगा, ये क्लोरीन होगा बिलो द प्लेन होगा, ये हमारे ऑन द प्लेन पे होंगे दोनों क्लोरीन। अब यहाँ पे हम बात करें, हमें फॉस्फोरस की बात करनी है, 31 फॉस्फोरस की। जो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के पास जो प्रोटॉन होगा वो डिकपल कर रखा है, इसलिए उसका हम यहाँ पे यूज नहीं लेने वाले हैं। बात यहाँ पे इनकी करनी है फॉस्फोरस की, तो एक फॉस्फोरस, 2 3 4, इनमें से फर्स्ट और सेकंड को देखो, इनका जो इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, ये होंगे केमिकल इक्विवेलेंट, और ये होंगे, इनका इन्वायरमेंट सेम होगा, केमिकल इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन लगी है वो लगी है ऑन द प्लेन पे, यहाँ पे है अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन पे, तो इनका अलग इन्वायरमेंट होगा, इन दोनों का अलग इन्वायरमेंट होगा। ये 2 फॉस्फोरस हमें क्या देंगे, ट्रिपलेट देंगे, ये 2 फॉस्फोरस है, इन दोनों की वजह से ट्रिपलेट देंगे, और ये दोनों इन दोनों की वजह से क्या देंगे, ट्रिपलेट, यानी कि दोनों ही क्या देंगे हमें, ट्रिपलेट ट्रिपलेट देंगे। तो 2 ट्रिपलेट हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, R3, R हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, देखो ये मॉलिक्यूल हमारा कुछ इस टाइप से है, R R R R R R, यहाँ पे करवाना है फोटोलिसिस, फोटोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा, या फिर कहें सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2GeR3 रेडिकल, ठीक है। ESR सिग्नल कैरिंग द सिग्नेचर ऑफ 73 GE, I यहाँ पे स्पिन इसका 9/2 है, R इन दी टर्म्स ऑफ लाइन्स बतानी है, नंबर ऑफ लाइन्स, वैसे भी नंबर ऑफ लाइन्स हम किसका बताते हैं, या तो मेटल कैटायन हो या फिर वहाँ पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो, ठीक है, वो बताते हैं, या फिर परमानेंट पैरामैग्नेटिक वाले हो, उनमें हम देखते हैं। यहाँ पे फ्री रेडिकल है, नंबर ऑफ लाइन्स हमें बतानी है, तो नंबर ऑफ लाइन्स क्या होंगे, 2n कितना है यहाँ पे, 1 × 9/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 10 लाइन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन बिटवीन Pi3 की हमें रिएक्शन करवानी है PaCl3 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक पाउडर, जिंक पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, P3I5 हमें मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। द सॉल्यूशन स्टेट 31 फॉस्फोरस NMR स्पेक्ट्रम ऑफ P3I5 शोज ए डबलेट एंड ट्रिपलेट, डबलेट और ट्रिपलेट यहाँ पे हमें सिग्नल देखने को मिलेंगे। हमें स्ट्रक्चर बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे करेक्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है, कुछ नहीं बताना, सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे हमें गिवन है। तो यहाँ पे डबलेट और ट्रिपलेट सिग्नल हमें देखने को मिलेंगे, वो देख लो आपको कहाँ मिल रहे हैं, डबलेट और ट्रिपलेट। अब यहाँ पे देखो, यदि हम इनकी बात करें, ठीक है, इनकी हम बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4, और 4J क्या होता है, रेयर होता है, हम नहीं देखते इनको, और इन तीनों का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, तो ये तो हमें क्या दे देंगे, सिंगलेट, तो ये तो हमारा आंसर है, नहीं होगा। इसकी हम बात करें, ये दोनों I और ये दोनों I, ठीक है, इनका एनवायरनमेंट सेम है, ठीक है, ये दोनों हमारे फॉस्फोरस होंगे, जो हमारे 31 फॉस्फोरस हैं, ये जो फॉस्फोरस हैं तो इनका एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, हमें फॉस्फोरस का बताना था, आयोडीन का देख लिया, तो यहाँ पे देखो ये फॉस्फोरस, इसके साथ क्या है, ये आयोडीन है, इसका क्या होगा,
अलग इन्वायरमेंट होगा, इसका हमारा डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा, इसका डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा, तीनों का ही डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा। तीनों का डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा तो 3 हमें क्या मिलेंगी, स्प्लिटिंग यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पे कितने दिखा रखे हैं, डबलेट और ट्रिपलेट, तो ये तो वैसे भी नहीं होना था। अब इस फोस्फोरस की हम बात करें तो यहाँ पे ये जो फोस्फोरस और ये जो फोस्फोरस है, ये दोनों कैसे हैं, केमिकल इक्विवेलेंट है, सेम इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, एक फोस्फोरस के साथ 2 आयोडीन के साथ, एक फोस्फोरस के साथ 2 आयोडीन के साथ, और इसका अलग होगा, इस एक फोस्फोरस का अलग होगा, और यहाँ पे इन 2 फोस्फोरस का सेम होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास डबलेट होगा 1 2 2 की वजह से ट्रिपलेट हो जाएगा। n+1 करना है, 2 के साथ तो है ही हमारे पास, तो 2+1 क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। और इन 2 का सेम है तो इस एक की वजह से क्या आएगा, 1+1 यानी कि 2 डबलेट होगा। तो ये हमें ट्रिपलेट देगा और ये दोनों हमें क्या देंगे, डबलेट। तो ये हमारा सही है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। और ये हमारे पास क्या होंगे, इनका भी इन्वायरमेंट तीनों का क्या है, डिफरेंट है, इनका भी कैसा है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है। क्लियर है, तीनों का डिफरेंट इन्वायरमेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या देंगे, स्प्लिटिंग देंगे, और इनका भी इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, ये sp2 हो जाएगा, वो sp है, sp3 है सॉरी। नेक्स्ट देखो, ट्रीटमेंट ऑफ FeCO5 विद 1,3-ब्यूटाडाइन, FeCO5, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ। अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने से पहले 4 इलेक्ट्रॉन बाहर भी आएंगे, तो 2CO को बाहर कर देंगे, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 कार्बोनिल यहाँ से बाहर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन का हम एडिशन करवा देंगे, तो हमें मिलेगा FeCO, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8 और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी इसके भी हमें काउंट करने हैं, 8 है, यानी कि टोटल तो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमें इनको कम ज़्यादा नहीं करना, रिएक्शन जब हम स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जितने हमारे रिएक्टेंट में होते हैं। यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करवाना है, हमें कंपाउंड बी मिल गया। ठीक है, दैट्स योर 2 सिग्नल इन इट्स प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम। अब हम बी को, इस प्रोडक्ट को हमें HCl के साथ रिएक्शन करवानी है, तो हमें यहाँ पे एक सी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, सी प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो भी देख लेंगे क्या मिलेगा सी पे। अब HCl का हम एडिशन करवाएंगे, HCl का एडिशन करवाएंगे, तो यहाँ पे FeCO, यहाँ हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हुए, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 7 9 और 8 9 और 8 17 इलेक्ट्रॉन, तो एक ही जगह खाली होगी ना यहाँ पे, तो अब हम एक का क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन करवा देंगे। ठीक है, क्लोरीन का हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, एडिशन करवा देंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा यहाँ से प्रोटॉन होगा, ये कहाँ पे जाके लग जाएगा, तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट सी। अब देखो यहाँ पे कहाँ है, और ये कितना देगा, 4 सिग्नल देगा। 4 सिग्नल कहाँ कहाँ देगा, प्रोटॉन, वो भी हम चेक कर लेंगे, क्या 4 दे रहा है, ये देगा एक, तो एक ये देगा, इधर देगा और इधर देगा। ठीक है, 4 सिग्नल देंगे हमें, ये तीनों प्रोटॉन एक सिग्नल देगा, ये हमें अलग से देगा, ये अलग से देगा, और यहाँ पे प्रोटॉन होगा वो अलग से देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसकी नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन हमें बतानी है। नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू 2ni1 + 1 2ni2 + 1। ठीक है, ये होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या है, कॉपर है, और कॉपर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कॉपर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यहाँ पे लिख नहीं रखा होगा, यहाँ पे मिलेगा हमें कोई चार्ज,
तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सिर्फ D9 वाले की ही बात करते हैं। D9 यानी कि कॉपर 2 प्लस की, कॉपर प्लस की हम यहाँ पे बात ही नहीं करते हैं। ये हमने ESR में स्टार्टिंग में बात करी थी, कॉपर प्लस यहाँ पे हमें नहीं लेते हैं। या तो हम कॉपर 2 प्लस लेंगे या फिर हम कॉपर लेंगे, दोनों ही केस में हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट होगा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर अनपेयर्ड 1 हुआ, 2 × Ni1 + 1। तब यहाँ पे देखो किस किस का हम काउंट करना है, कॉपर का, ऑक्सीजन का हम नहीं करेंगे क्योंकि नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियस, नाइट्रोजन का हम करेंगे, प्रोटॉन का नहीं करेंगे ड्यू टू ड्रैगो रूल। तो पहले हम देखें कॉपर का, 2 कॉपर कितना 1 न्यूक्लियाई है इंटू 3/2 + 1, 2 × नाइट्रोजन कितने हैं 2 × नाइट्रोजन का 1 होता है स्पिन 1, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा 4 × 2 2 4 1 5 5 लाइन होंगे यहाँ पे 20 लाइन्स, हाइपरफाइन लाइन्स होंगे यहाँ पे 20 लाइन्स, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें, इन मोसबोरस स्पेक्ट्रोस्कोपी ए सोर्स इमिटिंग एट 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.48 × 10⁻18 हर्ट्ज, यानी कि क्या है फ्रीक्वेंसी है टू बी मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एट 2.2 मिलीमीटर पर सेकेंड फॉर रेजोनेंस। हमें बताया था कि मोसबोरर में क्या होगा, एक हमारे पास सैंपल होता है, एक हमारे पास क्या होता है सोर्स होता है। सैंपल को हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर, ठीक है, एक ऑब्जर्वर होता है और एक क्या होता है सोर्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, या फिर हम कह सकते हैं कि डॉपलर इफेक्ट हमसे पूछा गया है। डॉपलर इफेक्ट क्या कहा था, मान लीजिए ये सोर्स है, ये कोई सैंपल है और यहाँ पे कोई सोर्स है, सोर्स की फॉर्म में हमारे पास लाइट की फॉर्म में हो सकता है, रेडिएशन की फॉर्म में हो सकता है, साउंड की फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे इनकी डिस्टेंस जब हम देखते हैं तो मान लीजिए यहाँ से साउंड है कोई, तो क्या ये ऑब्जर्व कर पाता है, यहाँ पे सैंपल हमारा बिल्कुल ऑब्जर्व कर पाता है। तो हमें डिस्टेंस पे डिपेंड करती है वो सारी चीज़ें, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है। जब इन दोनों के बीच में हमारा कोई इफेक्ट आता है, कोई फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट या फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी, या तो हम शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे या फिर हम कहेंगे डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट के लिए हमने फॉर्मूला बताया था μ/B0, एक मिनट, B0 नहीं था, μ × V/c। c क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगी, ये हमारी वेलोसिटी होगी, ये हमारी क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 3.48 × 10⁻18 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। वेलोसिटी यहाँ पे कितनी गिवन है 2.2 मिलीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी 3 × 10⁸, ठीक है। तो यहाँ पे 116 10⁸ से कर देंगे, यहाँ पे 10⁻10 बचेगी। तो यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 1.16 की 2.2 से करेंगे तो 232 232 2552 25.52 × 10⁻, ये 10 है, ये है 3, 10 में से 3 गए तो कितना रहा 7, 3 पे आएगा पॉइंट 2.552 आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी हर्ट्ज में। यहाँ पे हमारे पास मेगा हर्ट्ज में वैल्यू गिवन है, मेगा हर्ट्ज में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 2.552 × 10 मेगा हर्ट्ज। मेगा किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻6 के इक्वल हो जाएगा। तो 10⁻6 की जगह हमने क्या लिख दिया मेगा लिख दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 25.52 मेगा हर्ट्ज। ये देख लो कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द 19 फ्लोरीन एनेमा स्पेक्ट्रम ऑफ ए क्लोरीन फ्लोराइड ट्राईफ्लोराइड सोच। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 होंगे, 3 यहाँ पे फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 3 फ्लोरीन है, 2 लोन पेयर होंगे यहाँ पे, तभी यहाँ पे कितने हुए 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। ये हमने कहाँ पे रखने होते हैं,
जो हमारे पास लोन पेयर होते हैं उनकी पोजीशन होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे रख दिए हैं। कैसी शेप आपको दिख रही है? टी शेप आपको दिख रही है, टी शेप आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी शेप क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे टी शेप बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो जो इनकी क्या हमें सिग्नल देंगे, ये हमारे पास है एक्सियल पोजीशन पे और ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एक्सियल जो हमारे 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे है, इनका एनवायरनमेंट अलग होगा और इस एक फ्लोरीन का एनवायरनमेंट अलग होगा। ये एक फ्लोरीन इन दोनों फ्लोरीन की वजह से क्या देंगे? हमें ट्रिपलेट देगा और ये हमें क्या देगा? एक्सियल वाले दोनों हमें देंगे डबलेट। डबलेट और ट्रिपलेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। डी में तो डबलेट और सिंगलेट है, बट हमारा आंसर क्या होगा? डबलेट और ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू रिकॉर्ड मॉस्फोरस स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ आयरन कंटेनिंग सैंपल से सोर्स एक्स इज यूज्ड। हमारे पास एक सैंपल है यहाँ पे आयरन, कोई सोर्स एक्स है, इज यूज एक्स आफ्टर ए न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन वाई गिव्स गामा रेडिएशन यूज इन माइक्रो। एक्स और वाई, एक्स और वाई हमारे पास क्या है? देखो सैंपल हमने ले लिया, सैंपल के पास साथ क्या होता है? सोर्स होता है। जब सैंपल के साथ क्या होगा? हमारे पास सोर्स होगा और सोर्स का नाम हमने लिखा है एक्स है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो हमें गामा रेडिएशन देखने को मिलेगी। तो ये गामा रेडिएशन कब मिलती है? ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि कॉपर होगा, सॉरी कोबाल्ट होगा 57 कोबाल्ट होगा जब ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो हमें आयरन 57 मिलता है, वो भी कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में। साथ में यहाँ से गामा रेज बाहर जाएंगी, क्या जाएंगी? गामा रेज बाहर जाएंगी। तो ये हमारा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर और कोबाल्ट। तो कोबाल्ट हमारे पास क्या होगा? एक सोर्स होगा और ये हमारे पास वाई इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के पीवाईक्यू साथ में हेटेरोन्यूक्लियर एनएमआर के पीवाईक्यू सोल्व किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो फिर कोशिश की जाएगी नेक्स्ट क्लास में उसको प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हुआ, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपी रहती है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे या फिर हम बात करेंगे हमारे केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर, यानी कि हम कुल मिला के फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे कम चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। ऑर्गेनिक के तो मोस्टली चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले ये जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है इसमें हमने बात नहीं करे, इससे पहले जब हमने डिस्कस कर रखा है इस चैनल पे तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली यहाँ पे कंप्लीट करवा रखी है। जीओसी हमने करवा रखी है, एरोमेटिस्ट्री हो रखी है, स्टीरियो केमिस्ट्री हो रखी है, इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट और पेरिसाइक्लिक मोस्टली हो चुकी है। एक तो यहाँ पे उसके टाइप रहते हैं, फोटोकेमिस्ट्री भी हो रखी है, यानी कि हमारे ऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स और हेटेरोसाइक्लिक यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट एंड हेटेरोसाइक्लिक वाले चैप्टर रहते हैं। यहाँ पे भी हम इस प्लेलिस्ट में भी हम करवा देंगे उन चैप्टर्स को। बाकी जिसको पहले करने हैं तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं और आपके लिए फ़ायदा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम मैराथन टाइप की क्लास लेके आ रहे हैं, तो कोई पॉइंट यहाँ पे स्किप हो सकता है, बट वहाँ पे हमने मैराथन नहीं ले रखी। वहाँ पे हमने बहुत सारे पार्ट्स में एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, यानी कि डिटेल में कंप्लीट किया है, तो वहाँ पे अच्छे से आपको समझ में भी आएगा कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे आप जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट और हेटेरोसाइक्लिक है इनकी भी हम बहुत जल्दी यहाँ पे क्लास लेके आएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।